हम लोग क्या है कि कल एंट्रोपी पढ़ चुके हैं। आज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है कि यहाँ कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स उसको लिख लीजिए कि एक चीज तो आपका बचा हुआ था कि एंट्रोपी सराउंडिंग एंट्रोपी फॉर, ये सब चीजें आप खुद पता है लेकिन मैं हर चीज लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को। फॉर एडियाबेटिक इज 0, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग 0 होगा किस एडियाबेटिक। ऐसा क्यों? क्योंकि डी क्यू क्या होता है? 0 होता है। इसके लिए एडियाबेटिक के लिए, इसीलिए सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकल नहीं रहा है हीट, ना बाहर निकल रहा है ना आ रहा है, हीट इंटरेक्शन 0, इसलिए सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। एक चीज और लिखिए, मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मिक्सिंग जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लो कोई दो गैस को मिक्स कर रहे हैं तो किसी भी चीज का मिक्सिंग होगा वह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल, याद रखिए। इसके बाद बाकी सब जो पढ़ा है वही सब है, कंटिन्यू करेंगे नया चैप्टर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नया चैप्टर, ठीक है। देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स का ये लास्ट चैप्टर रहेगा और क्या बोलते हैं, साइकिल के लिए स्टार्टिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए हो गया, और फिर हमारा है गैस पावर साइकिल, तो अलग चीज है, उसके लिए हम लोग देखेंगे। पहले इसको देख लीजिए, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक गिब्स फेस रूल, इसको लिखिएगा, ठीक है। यहां से चालू करेंगे, गिब्स फेस रूल। फेस क्या होता है? चेंज होना, मतलब कि आपका सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ठीक है। मैटर कितने प्रकार के होते हैं हमारे? मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, देख लेते हैं। बाकी वो लोग को दिख रहा है ऑडियो प्रॉब्लम है, बाकी लोग को चेक करिए। पुष्पेंद्र आपको क्लियर है, आवाज आ रही है? देखिए तो, आवाज आ रही है? ठीक, मैं फिर से जुड़िएगा आप ना अजीज, है ना, हो सकता। तो गिब्स फेस रूल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये स्पेशली निकालने का तरीका है कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। या फिर बोलेंगे देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो कभी कभी क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो तो क्या होगा, फेस चेंज हो रहा है ना। ये फेस, एक फेस सॉलिड फेस, लिक्विड फेस और गैस फेस, तो फेस चेंज होगा, लिक्विड से यहां होगा तो चेंज होगा, फेस चेंज, ठीक है। फेस चेंज होना इस तरीके से हो रहा है, फेस चेंज हुआ, फेस चेंज हुआ, मतलब लिक्विड से गैस की तरफ भी फेस चेंज हो सकता है, वापस से भी आए तो भी फेस चेंज होगा, है ना। तो कहीं से भी आपका फेस चेंज हो सकता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बने, डिपेंड करता है अलग अलग प्रोसीजर और अलग अलग तरीके पे।
गिब्स स्पेस रूल का एक नियम है कि इसका एक फॉर्मूला आता है P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। P क्या है, यहीं से चैप्टर स्टार्ट है ना, ये स्टार्टिंग है नया चैप्टर का, तो इससे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो P क्या है, नंबर ऑफ फेस। C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, इसको नोट करिए। P क्या है, नंबर ऑफ फेस, कितना फेस है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड एक साथ रहा तो नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, C क्या है, C है कंपोनेंट, अगर जैसे वाटर है तो वाटर कंपोनेंट एक ही है, वाटर के 3 फेस हो सकते हैं। ठीक है, वाटर के 3 फेस हो सकते हैं, वाटर का कितना फेस हो सकता है, 3 फेस, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस जगह के लिए निकालना है। वाटर का जैसे कि सॉलिड, ये सॉलिड हो सकता, इसका सॉलिड क्या है, आइस है ना, और इसका लिक्विड है ना, और गैस इसका वेपर। इसका गैस क्या है, वेपर है। वाटर का गैस क्या होता है, वेपर। ठीक है, वाटर का लिक्विड तो आपका वही है, लिक्विड है ना, लिक्विड ही बोलते हैं उसको। वाटर लिक्विड का खुद एक वाटर ही है ना, तो वाटर का टर्म्स में H2O, ये क्या चीज है, ये एक कंपोनेंट है जिसके कितने फेस हैं, 3 फेस हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। 3 कंपोनेंट है, 3 इसके फेस हैं। सॉलिड में भी आ सकता है, आइस के, आइस जब बन जाए तो वो क्या है, सॉलिड है। लिक्विड आपका जो वाटर ही है खुद। ठीक है, जैसे, और गैस जो है वो वाटर का गैस क्या है, उसको हम लोग वेपर बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो इन चीज को नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम लोग गिब्स स्पेस रूल का चलिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लो इसका वेपर भी है और वाटर भी है। ठीक है, कंटेनर वेपर भी है और वाटर भी है। तो यहाँ जो है ये किसका कंपोनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, इक्वल टू 1 है, क्योंकि सिर्फ एक वाटर ही है कंपोनेंट, है ना, 1। तो बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेस पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। एक वेपर है एक वाटर है, 2 फेस है, एक वेपर और एक वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेस हो गया P इज इक्वल टू 2। तो हमको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2 में आप पुटअप करेंगे तो P हो जाएगा 2 एंड F इज इक्वल टू सी प्लस 2, 1 प्लस 2 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल।
इसका मतलब है कि सिर्फ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए टू डिफाइन दिस मिक्सचर। ठीक है, इसका मतलब है कि ओनली वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी is required to define given state। ठीक है, मतलब ये है कि सिर्फ एक चाहिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं बोल दूं कि भाई इतना प्रेशर है, तो ये डिफाइन कर जाएगा कि इस प्रेशर पे वेपर और वाटर एक फेस इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर वाटर और वेपर किसी फेस इक्विलिब्रियम में हो ना, ठीक है, किसी वक्त पे वाटर और वेपर फेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे, जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट पे होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे होते हैं। ये सब अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग जब वेपर पढ़ेंगे, अभी तो बस आप लोग को ये बता रहा हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना कैसे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब आपको या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब है, या अगर प्रेशर पता है, प्रेशर, टेम्परेचर, इनमें से कोई भी एक, या तो प्रेशर या टेम्परेचर, है ना, तो इस टाइप की चीजें, या फिर डेंसिटी, आपको अगर कोई एक भी चीज पता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये किस स्टेट में। ठीक है, मतलब इंटेंस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेशर बढ़ जाएगा, किसी सर्टेन प्रेशर पे इनका स्टेट ये कहना है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, फेस रूल में यही बताते हैं। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। दूसरा मैं बता रहा हूं, इसको मैं, ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं यहां से। अगर तीनों फेस हो गया, वेपर भी, वाटर भी और आइस भी, ठीक है, तीन फेस हो गए, तो ऐसे फेस को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, याद रखिए, इफ ऑल द थ्री फेस, water is in equilibrium, then the state is known as, when the all three phases of water is in equilibrium with each other, लिख लो यहाँ, ठीक है, then the state is known as ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट कब होगा? जब वाटर, वेपर और आइस तीनों क्या, मतलब फेस इक्विलिब्रियम में अगर तीनों हैं तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जिस वक्त पे तीनों फेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी यहाँ पे आपका फोर्स नहीं हो रहा है, ना उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फोर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि आपका मैकेनिकल फोर्स ही रहे, हर प्रकार का फोर्स हो सकता है ना। तो जितने भी फेसेस हैं, अगर इसके जितने तीनों फेस अगर फेस इक्विलिब्रियम में रहें, उस वक्त पे हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का अलग अलग प्रेशर होता है, उसका टेम्परेचर होता है, इसकी वैल्यू जब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा उसको। तो ट्रिपल पॉइंट हो गया, तो ट्रिपल पॉइंट के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो आपको निकालना है इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, तो निकाल के देखो क्या होगा, है ना, P प्लस
C+2। कंपोनेंट कितने हैं? एक ही है, वाटर, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट एक है, मतलब 1 + 2। और फेस कितने हैं? 3 है प्लस F, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0 हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 0 हो गया। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 0। क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0। डिग्री ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है 0 होता है। ठीक, कैसे निकला? दिख गया? कंपोनेंट है एक, फेस है 3, 3 फेस है, कंपोनेंट एक है वाटर कंपोनेंट, और वहां से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा निकल के आएगा 0। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर के बारे में, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। पहले जान लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इधर वाला मैं हटाता हूं, नीचे गिव्स फेस रूल वाला। हम लोग प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या है? जब अगर मान लो मिक्सचर है, किसी चीज का भी मिक्सचर है, अगर वह होमोजीनियस रहे और उसमें क्या है कि हर तरीके से उसमें कोई भी, हर तरीके से देखेंगे तो फेस इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जैसे कि बोला जाए if all the atoms and molecules are of same type, then the substance is known as pure substance। मतलब ये कि किस टाइप के होने चाहिए? होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप के होमोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, सबसे एग्जाम्पल के लिए यही वाला चीज आपको देखना, वाटर। ठीक है, मेटल में देखेंगे तो हमारे पास आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब होता है। ठीक है, प्योर मेटल फॉर्म में होता है। होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन मतलब मिला है उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के, केमिकली उसको जो मिलावट है उसकी सेम टाइप की रहेगी। केमिकल एग्रीगेशन है मतलब दोनों अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो एक ही टाइप का रिएक्शन होगा सबके बीच में, तो होमोजीनियस होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब जिसके एटम्स और मॉलिक्यूल सेम टाइप के रहे, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये प्योर सब्सटेंस है। लेकिन उसमें भी ये है कि वो जो सब्सटेंस रहेंगे वो होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन में होने चाहिए, मतलब उनकी जो मिक्सिंग है वह होमोजीनियस टाइप की। होमोजीनियस मतलब कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। मिक्सिंग जो है उसकी एकदम परफेक्टली होनी चाहिए कि हाँ भाई एकदम सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज रहनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। दूसरी की उनके बीच अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वह भी आपका सेम से होना चाहिए।
भी रहा है तो ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, मैं इसको हटा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसमें कि सारा वेपर वेपर वाला सब आ जाएगा। चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो वाटर है, देखो वेपर, वाटर, आइस, ठीक है, इसका इसका अलग अलग फेस है, लेकिन हर जगह पे ये केमिकली जो है सेम तरीके का शो करते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी वैसे ही वाटर की भी, और ये वाटर से ही बना है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। किसी भी फॉर्म में अगर आइस के सॉलिड के फॉर्म में आ जाए, चाहे लिक्विड के फॉर्म में, चाहे गैस के फॉर्म में, अगर तीनों फॉर्म में भी सेम डिफाइन होती है, सेम प्रॉपर्टी निकल के आ रही है उसकी, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। क्योंकि वहां पे उसके जो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं एक दूसरे से, केमिकल कंपोजिशन में और केमिकल एग्रीगेशन में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज को हम लोग डायरेक्टली, मैं आप लोग के सिलेबस के हिसाब से मैं अप्रोच कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इसको बेस पकड़ने का अपने को जरूरत नहीं है। इसका टीएस डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर और डायग्राम, एंट्रोपी, टेम्परेचर। ठीक, तो ये देखा गया है कि जब प्योर सब्सटेंस का आप बनाओगे तो उसका जनरली जो है, देखो ऐसा कर्व आता है, ठीक, इस तरीके कर्व आता है। तो ये जो कर्व हैं, ये वाले इस साइड वाले, ठीक है, अलग अलग देखो कर्व बनते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। ठीक है, ये हो गया एक कर्व। तो यहां पे जो ये वाला कर्व है, इसको मैं ठीक है, ये वाला जो कर्व है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। और इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड वेपर कर्व। ठीक है, और जहां सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और सैचुरेटेड वेपर कर्व मीट करते हैं, जहां मिलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल, जैसे अब बात हो रहा है, ये जो टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व है, ये सीधी बात है कि एक वाटर के लिए जो कर्व बनेगा टीएच डायग्राम में, वह इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, मतलब इस पॉइंट पे, हर जगह पे, इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड होगा। इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड होगा, मतलब वाटर होगा इसके हर पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे, यहां पे वाटर प्लस वेपर क्या होंगे, फेस इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब यहां पे दोनों है, ठीक है, वाटर प्लस वेपर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और सैचुरेटेड वेपर कर्व में यहाँ पे होगा, गैस होगा।
ठीक है, सैचुरेटेड वेपर कर्व में स्टार्ट हो जाएगा गैस बनना, में क्या होगा, लिक्विड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर कर्व में गैस हो जाएगा। ठीक है, वही लिक्विड गैस बन जाएगा, इस कर्व में हर पॉइंट पे गैस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बहुत पूरा अंदर, अब इसके अंदर ही पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी के अंदर है, एक एक इसका जड़ तक अपन पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पहले तो जान जाओ कि कर्व में इसका नाम है, इसका नाम है इस साइड वाले का सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, इधर का सैचुरेटेड वेपर कर्व। तो हम एक एक पॉइंट को जानते हैं, मान लेते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो इस तरीके से बनता है, देखो अगर थोड़ा अपर टेम्परेचर में देखेंगे तो ऐसा, ये ठीक है, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी प्रेशर उतना ही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस तरीके से ऐसा है। ठीक है, मैं हड़बड़ी करके नहीं बता रहा हूं, अलग अलग अब कर दूंगा, ये रीजन को अलग, ये रीजन को अलग, ये रीजन को अलग। और इधर यहाँ पे, यहां से अगर मैं इसी प्रेशर लाइन को देखूं, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इधर इस साइड को देखूं, इस प्रेशर लाइन को अगर देख लेता हूं एक ही डायग्राम में आप लोग को, यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, देखो सैचुरेटेड, अच्छा इसको मैं अलग से बना देता हूं ताकि आप लोग को यहां कंफ्यूज, क्रिटिकल पॉइंट लिख लो, फिर अलग से बनाता हूं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अगर आपसे सवाल पूछा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, critical point is the point where saturated liquid curve and saturated vapor curve meets. Critical point is the point where saturated liquid curve and saturated वेपर कर्व मीट्स, जहां पे मिलते हैं वह क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, जहां मिलन हुआ वहां क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड कर्व मिला और कर्व मिला, वह है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। एक एक चीज धीरे धीरे चलते जाते हैं। ठीक, अब ध्यान देना है, टी एस, देखो यहां पे इस साइड पूरा का पूरा क्या है, इधर, इधर पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड। ठीक है, इधर क्या है, पूरा का पूरा वेपर, और इधर क्या है, लिक्विड, बीच वाला जितना हिस्सा है वह लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, लिक्विड प्लस वेपर। ठीक, बट जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में कहां पे आएंगे, वहां पे सैचुरेटेड स्टेट में आके बनते, तो लिक्विड प्लस वेपर। अब अलग से मैं बताऊं, ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, इसको बोलेंगे, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, इधर वाले हिस्से को बोलते हैं, पूरे हिस्से को, इधर वाले हिस्से को बोलते हैं सब कूल्ड लिक्विड। और ये पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड वेपर, और पूरे इस पॉइंट को बोलते हैं, पूरे इस लाइन को बोलते हैं, इसके ऊपर जो भी है
सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, तो ध्यान दो कि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, इस जगह का प्रेशर भी, सब जगह का प्रेशर, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, टेम्परेचर भले ही बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सब कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां तक क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, पूरा लिक्विड है, यहां से लेके यहां तक पूरा लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, यहां से यहां तक प्योर लिक्विड। ठीक है, लेकिन देखा गया कि सैचुरेटेड लिक्विड है तो कुछ ना कुछ इसका, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, ये जो टेम्परेचर होगा टी सैचुरेशन, इसको सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। सैचुरेटेड टेम्परेचर, इस जगह का टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड टेम्परेचर, क्योंकि इस जगह पे क्या हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, फेस, मतलब लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस, लिक्विड से क्या बन रहा है, वेपर। एक एक चीज धीरे धीरे समझते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, सबकूल्ड लिक्विड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग ये सुपर हीटेड वेपर, हर चीज इसको पढ़ते जाएंगे करके। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन सबकूल्ड लिक्विड से। सबकूल्ड लिक्विड का मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से इसको डायग्राम को जल्दी बनाइए। तो सबकूल्ड लिक्विड में यहाँ से यहाँ प्योर है, तो देखो यहाँ टेम्परेचर कम है, सबकूल्ड मतलब ठंडा, ठंडा। पहले यहाँ पे सैचुरेटेड टेम्परेचर से जो भी लिक्विड का अगर तापमान कम होगा, उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, सबकूल्ड रीजन। ठीक है, सैचुरेटेड टेम्परेचर से अगर लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा तो वो जिस रीजन में रहेगा उस रीजन को, पूरा इधर के पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबकूल्ड रीजन। तो ये पूरे के पूरे क्या है, सबकूल्ड। इसी टेम्परेचर पे यहाँ पे लिक्विड है तो इसको सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रहा है फेस। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ बीच में क्या हो रहा है, लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर, यहाँ मिक्स है लिक्विड और वेपर दोनों। फिर आगे बढ़ा, सेम प्रेशर पे, सेम प्रेशर पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर आता है। सैचुरेटेड वेपर का मतलब है कि सैचुरेशन टेम्परेचर पे ही क्या होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हुआ, आपका फेस चेंज हो गया। ठीक है, फेस चेंज हुआ। और ये फेस चेंज क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज हम लोग आगे पूरा यहाँ डिटेल पढ़ेंगे ही। तो ये जैसी हुआ, फिर यहां से जब जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा सेम प्रेशर पे, तो से ऊपर वाला टेम्परेचर जब हो जाए गैस का, तो क्या कहलाता है वह, सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड रीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको याद रखिए। बाकी इसका पूरा का पूरा एक एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, फिर ये वाला, फिर वो वाला। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूं ना, लिख लिए होंगे, हो गया है। वो क्या है, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, एक घंटे में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एक घंटे में अपलोड हो जाएगा। चलिए, इसको मैं हटाता, लिख लीजिए नोट। तो पहला लिखो, सब कूल्ड और अंडर कूल्ड रीजन। सब कूल्ड और अंडर कूल्ड रीजन। तो सब कूल्ड और अंडर कूल्ड रीजन क्या है, बस मैं अलग अलग डायग्राम में बता दे रहा हूं। ठीक है, इधर वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, ये वाले पूरे रीजन को बोलते हैं हम लोग सब कूल्ड ठीक है,
से पूरा यहाँ तक। तो सब कूल्ड रीजन कौन सा है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलो सब कूल्ड, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा सब कूल्ड रीजन। यहां पे इसको बोलते हैं टी सैचुरेशन, ठीक है। टी सैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेटेड टेम्परेचर, ठीक है। ये सब कूल्ड रीजन है। अलग प्रेशर पे अलग अलग सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। एट डिफरेंट pressure there is certain different saturated temperature, ठीक है। अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग सैचुरेशन टेम्परेचर, बहुत सारा बना के देखो। जैसे यहाँ पे इसका ये टी सैचुरेशन 1, ये वाला टी सैचुरेशन है, ठीक है। ये वाला अगर ये P1 प्रेशर का है, ये P2 प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर अलग है, मतलब ये P2 ले लो इसको, और ये वाला P1। उल्टा लेने से इसको 1 2 ले लो, क्योंकि प्रेशर बढ़ते जाता है। इसको 1 ले लो, इसको 2, ठीक है। यहाँ पे P2 जो है, अगर अधिक प्रेशर को बढ़ाए, प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर, तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाए तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो सब कूल्ड और अंडर कूल्ड रीजन क्या है, उसको मैं लिख दे रहा हूं। इट इज द region in which temperature is less than the saturation temperature, ठीक है। प्रेशर अलग अलग पे अलग अलग सैचुरेशन टेम्परेचर, मतलब ये बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे पूछा क्वेश्चन में कि सबकूल्ड रीजन क्या है, सबकूल्ड लिक्विड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि सैचुरेशन टेम्परेचर से करस्पॉन्डिंग प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर कम होगा, तो वह रीजन क्या कहलाता है, हमारा सबकूल्ड रीजन, ठीक है। और अलग अलग प्रेशर, जैसे प्रेशर बढ़ाते गए तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ा, मतलब प्रेशर को अगर आप बढ़ा रहे हो तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी ऊपर जाएगा, है ना। इस चीज को दिया, ये हो गया मेरा सबकूल्ड। फिर सुपर हीटेड रीजन, एक होता है डिग्री ऑफ, कितना सबकूल्ड है ये पता लगाने के लिए डिग्री ऑफ सब कूलिंग इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो पूछता पूछता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब मान लो कहीं का टेम्परेचर है, मान लेते हैं यहाँ
ऑफ सब कूलिंग निकालना है, ठीक है। इसके जगह पे मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम पे डायग्राम बनाना ताकि क्लियर समझ में आए, अलग अलग। देखो, ठीक है, ऐसा गया। यहाँ पे ये है टी सैचुरेशन, इस प्रेशर का टी सैचुरेशन ये वाला है, ठीक है। और इसका मान लेते हैं कि इस जगह का, इस पॉइंट का मेरे को निकालना है। मान लेते हैं इस पॉइंट का मेरे को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सब कूलिंग निकालना है, मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एक्चुअल, एक्चुअल टेम्परेचर कितना है इस जगह का, इतना है। उसी इसी प्रेशर का सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है, इतना, जितना भी होगा। तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग होगा, डिग्री ऑफ सब कूलिंग निकालना, कितना कम है ये निकालना रहता है, ठीक है। डिग्री ऑफ सब कूलिंग इज इक्वल टू टी सैचुरेशन माइनस टी एक्चुअल। डिग्री ऑफ सब कूलिंग टी सैचुरेटेड माइनस टी एक्चुअल, कितना कितना कम है सैचुरेशन से, यही क्या कहलाता है हमारा सब कूलिंग, डिग्री ऑफ सब कूलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से नोट करिए, 1 मिनट दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुपर हीटेड रीजन, हाँ गिवन होगा, टी एक्चुअल गिवन होगा, और उस जगह का सैचुरेटेड भी पता होगा, तो आपको बता देना है कि डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या है। अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या है, ठीक है। सैचुरेटेड और एक्चुअल दोनों पता रहेगा आपको, कितना अधिक है कितना कम है सैचुरेशन से, वही क्या कहलाता है डिग्री ऑफ सब कूलिंग, ठीक है। कितना कम है, ठीक है। चलिए मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब देखेंगे हम लोग सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन देखेंगे, ठीक है। मिटाऊं, सुपर ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही वेपर का आपको कहानी सुनाई देगा यहाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर सिलेबस में स्पेशली इसी पे फोकस है। मान लेते हैं यहाँ पे टी एक्चुअल, ये वाला टी सैचुरेशन, ये रीजन जो है ये है सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। पूरा इधर जितना भी आएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रेशर पे सुपर हीटेड रीजन। तो क्या बोलेंगे, इट इज द रीजन इन it is the region in which T actual temperature is greater than the saturation temperature of that corresponding pressure, ठीक है। इसका मतलब है कि वह रीजन जहां पे सैचुरेशन टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होगा, एक्चुअल टेम्परेचर, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। और यहाँ पे मैं बता दूं तो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग,
डिग्री ऑफ सुपर हीट, टी एक्चुअल माइनस टी सैचुरेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस उस चीज को मैं बता दिया, वही चीज यहाँ पे भी है। प्रेशर के हिसाब से अलग अलग करस्पॉन्डिंग प्रेशर के हिसाब से क्या होता है कि सैचुरेशन टेम्परेचर चेंज होते जाता है। तो अगर इस प्रेशर का लूं, सैचुरेशन टेम्परेचर ये है, और इधर का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, सुपर हीटेड रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वह अधिक होगा सैचुरेशन टेम्परेचर से। ठीक है, सुपर हीटेड रीजन। और तीसरा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वेट रीजन। यहाँ पे बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट रीजन। क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करता है। वेट रीजन में लिक्विड और वेपर दोनों ही यहाँ पे है शामिल, बीच में, बीच वाले हिस्से में। तो वेट रीजन इज द रीजन इन विच liquid and vapor both coexists in equilibrium। दिख रहा है उसको? ठीक है, ये देखो यहाँ पे टी सैचुरेशन, ये इस जगह का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड का ये टेम्परेचर है। मतलब इसको बोलेंगे कि टी सैचुरेशन टी लिक्विड का भी है और टी वेपर का भी, याद रखिए। इसी के बीच में लाई करता है पूरा वेट रीजन। ठीक है, मतलब वेपर का भी है, लिक्विड का भी है, और सैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर जो है लिक्विड का भी सैचुरेशन टेम्परेचर है। ठीक है, और वेपर का भी सैचुरेशन, मतलब ये सैचुरेशन टेम्परेचर पे आपका लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और वेपर भी, दोनों के बीच का ये पूरा इसी फेस में आपका पूरा वेट रीजन यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो वेट रीजन मतलब ये बीच का हिस्सा जहां पे लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक, तो वेट रीजन हो गया ये। एक चीज है, अब देखते हैं हम लोग सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं। तीनों हिस्सा पढ़ लिए हम लोग, इधर वाला हिस्सा ही पढ़ लिए, इधर भी पढ़ लिए, बीच वाला भी देख लिए। ठीक है, सेंसिबल हीट कहते हैं हीट रिलेटेड टू दी टेम्परेचर डिफरेंस। हीट रिलेटेड टू द टेम्परेचर डिफरेंस, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आया उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंसिबल हीट। ठीक है, यूज करते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूं, इधर को हटा दूं, तो सेंसिबल हीट क्या होगा, mc डेल्टा टी। जो एक्चुअल हीट है वही है सेंसिबल हीट, आपको है ना, mc डेल्टा पढ़ाया था, वही चीज है ये।
सेंसिबल हीट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। एक्चुअली में जो हीट होता है वो यही होता है, सेंसिबल हीट, क्योंकि हीट कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, वेट रीजन ये होता है, देखो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखो यहां से यहां पे देखो, अब धीरे धीरे बता रहा हूं ना। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड 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 लिक्विड, प्योर लिक्विड है। मतलब ये वाले पूरे हिस्से में, ये वाले पूरे हिस्से में क्या है, प्योर लिक्विड। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो किसी भी लिक्विड का ध्यान देना, जैसे कि अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या है, लिक्विड है। ठीक है, पानी गर्म कर रहे हो, लिक्विड है, फिर उसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, धीरे 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 क्या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सेम प्रेशर पे, मान लो सेम प्रेशर पे आप उसको हीट कर रहे हो, तो जैसी टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वह उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और प्योर लिक्विड जाके एक ऐसे स्टेट में जाएगा जहां पे क्या है, हल्का से स्टार्टिंग हो जाएगा वेपर का बनना, हल्का से स्टार्टिंग हो जाएगा वेपर का बनना। तो थोड़ा सा वेपर बना, वेपर बना, वेपर बना, और उस वक्त पे जब वेपर बन रहा होगा, उस वक्त पे लिक्विड भी है और वेपर भी है। मतलब प्योर वो वेपर फॉर्म में नहीं बना है पूरा, ऐसा तो नहीं कि पूरा भाप बन के उड़ गया। अब देखो लिक्विड बन रहे, उड़ रहा है, भाप बन रहा है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड घट रहा है और थोड़ा थोड़ा वेपर बनते जा रहा है, लिक्विड घटते जा रहा है, वेपर बनते जा रहा है, लिक्विड घटते जा रहा है, वेपर बनते जा रहा है। उसी वक्त का रीजन यहां से यहां तक, जब तक कंप्लीट वेपर ना बन जाए, वही रीजन, जब लिक्विड साथ रहेंगे, उसी वक्त का रीजन क्या कहलाता है, वेट रीजन। ठीक है, फिर एक समय आएगा जब पूरा लिक्विड सूख के क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और उसी वक्त पे वेपर जब कंप्लीट बन गया, तो उस वक्त पे स्टार्टिंग जब पूरा खत्म हुआ लिक्विड और सिर्फ वेपर बचा, मतलब यहाँ पे लिक्विड और वेपर है, यहाँ प्योर लिक्विड है, यहाँ पे क्या बचा, प्योर वेपर बचा। ठीक है, और इस जगह पे प्योर लिक्विड है, लेकिन ये स्टार्टिंग है आपका वेपर बनने का, ये भी। तो इधर का पूरा रीजन प्योर वेपर है। ठीक है, लेकिन वेपर को और गर्म करते जाओगे तो क्या होगा, सुपर हीट वेपर बन जाएगा। ठीक है, और प्योर लिक्विड को और ठंडा करोगे तो सुपर कूल्ड लिक्विड। और दोनों अगर एक टाइम पे साथ में रहेंगे, उस वक्त पे वेट रीजन। समझ में आया? आ गया? ठीक, समझ गए। पानी गर्म कर रहे हैं तो जिस वक्त तक, मतलब जहां पे पानी मान लो वेपर बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब गर्म करना अपन चालू, जैसी वो फेस चेंज होते जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका लिक्विड प्लस वेपर होते जाएगा। ठीक है, वही है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट जो हकीकत में हीट होता है, क्योंकि हीट का मतलब क्या है, हम लोग जैसा जानते हैं कि भाई हम अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो मतलब हीट दिए तो टेम्परेचर क्या होगा, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसको आगे मैं डिटेल पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसी के बारे में बता रहा हूँ। अभी सेंसिबल हीट पढ़ रहे हैं, फिर अभी लेटेंट हीट बताऊंगा, वही चीज है। ठीक है, सेंसिबल क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग देखे हैं कि जैसे ही हम लोग क्या करें, हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है, या टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा हीट होता है। तो हीट जहां पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड है तो वो सेंसिबल हीट है। और दूसरा होता है लेटेंट हीट। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो होता है, मतलब हीट एसोसिएटेड विथ द फेस चेंज। ठीक है, यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर remains
कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखो फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां से यहां, जो यहां से यहां मतलब आपका इस जगह क्या है, लिक्विड है, इस जगह क्या है, लिक्विड है, और इस जगह क्या है, वेपर है। ठीक है, तो यहां इससे रिलेटेड जो भी क्या है हीट होगा वह क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। मतलब यहाँ पे जो भी हीट हो आएगा वह लेटेंट हीट के वजह से ही चेंज हो पा रहा है, लेटेंट हीट के वजह से ही चेंज हो पा रहा है। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या है आपका इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, बारे में हम लोग पूरा लेटेंट हीट का फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, अभी नहीं। यहां से यहां तक क्या है आपका लेटेंट हीट है, और सेंसिबल हीट देखो, ये क्या है मेरा सेंसिबल हीट, और इधर क्या है ये वाला भी सेंसिबल हीट। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, ये सेंसिबल हीट है और यहाँ सेंसिबल हीट, और ये वाला लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा टेम्परेचर का, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए एक्चुअली स्पेशली कांस्टेंट रहेगा, है ना। फेस चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, फेस चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, फेस चेंज। ठीक है, मतलब फेस जैसी चेंज होगा वैसे ही आपका लेटेंट हीट आ जाएगा। चलो अब असली मुद्दे पे आते हैं, फॉर्मूले वगैरह सब निकल के आएंगे। तो लेटेंट हीट में इस साइड वाला रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ। इधर को रीजन को बोलते हैं हम लोग जी, याद रखिए। जी मतलब गैस, एफ मतलब फ्लूइड मान लेते हैं, बस एफ एफ नाम लेते हैं। ठीक है, एफ इस साइड के एफ बोलते हैं, इस साइड को जी। ठीक है, अगर ये यहां से ये कांस्टेंट प्रेशर ऐसा गया है तो टी, ये एस, तो एस एस वाला जो ग्राफ है वो सेम एच वाला भी होता है, और एच लिख लो। ठीक है, एच भी होता है, तो एच इसी टाइप का ही ग्राफ बनता है, एच में भी। इसमें किसमें, एच क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। ठीक है, एच क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इसको बोलेंगे एच एफ, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एच जी। ठीक है, एच एफ और एच जी, क्योंकि एच एफ मतलब अगर इस पॉइंट का बोला जाए तो एच एफ एच जी हो गया। हीट क्या, ये है मेरा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट लिखो, लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, कितना होगा देखो, कितना हीट होगा, यहां से अगर देखेंगे ये वाला हिस्सा, बस ये वाला हिस्सा, तो बोलेंगे इसको एच जी माइनस एच एफ, एच जी माइनस एच एफ, इसको हम लोग बोलते हैं एच जी माइनस एच एफ को एच एफ जी भी बोलते हैं। तो लेटेंट हीट हो गया एच जी माइनस एच एफ जी। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बस है, टेंशन नहीं लेना है हर चीज का, बहुत ज्यादा मैं
अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस इतना है कि आप लोग के लिए जो जरूरी है, लेटेंट हीट बीच वाला है और वो लेटेंट हीट HFG बोलते हैं उसको, HG माइनस HF, G माइनस HF। तो भैया देखो, यहां से यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या है, HG है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, HF। ठीक है, ये नीचे वाला क्या है, H का ही है। T और H डायग्राम में बोलूं ये सेम है, ठीक है, H, TS और TH वैसे ही बनता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक HF है, क्लियर है, मतलब H वाले हमारे एक्सिस पे देंगे, तो HF यहां से यहां तक HG, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि लेटेंट हीट क्या रहेगा, ये वाला माइनस ये वाला बचा ये वाला, तो यही लेटेंट हीट, यही लेटेंट हीट है ना। अगर मास आपको दिया होगा, ये तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का बात हो गया ना, अगर मास दिया है तो आप लेटेंट हीट क्या बोलेंगे, m, लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू m इंटू HFG, ठीक है। अगर आपका मास दिया है तो, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं लिखना है, यहाँ पे अपने को यही वाला चीज याद रखना है, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक एंथैल्पी का क्या मतलब है, बाय मास डिवाइड बाय मास स्पेसिफिक। तो अगर प्योर एंथैल्पी की बात होगी तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाइड बाय मास, है ना। लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है, स्पेसिफिक वाला ही कहानी पूरा चलेगा, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं। तो HFG हो गया लेटेंट हीट, और सेंसिबल हीट MC डेल्टी। अब देखते हैं हम लोग ड्राइनेस, फ्रिक्शन और क्वालिटी ऑफ मिक्सचर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स से बताते हैं। ये मुझे बताता है सूखा है, मतलब ड्राई मतलब कितना ज्यादा सूखा है। तो इसको हम बोलेंगे कि ध्यान दो कि ड्राइनेस फ्रिक्शन होता है, वह होता है मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मास ऑफ वेपर कितना, मतलब कितना परसेंटेज सूखा हुआ है ना, कितना परसेंटेज ये ड्राई है, ये बताता है, क्या है, ड्राइनेस फ्रिक्शन। टोटल मिक्सचर से कितना परसेंटेज ये ड्राई है, ये हमको बताता है। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर बाय द मास ऑफ मिक्सचर। किसका मिक्सचर, वेपर और लिक्विड का मिक्सचर कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, बीच में, बीच में आएगा ना। मतलब सबसे ज्यादा सूखा कहां रहेगा, यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेपर इस जगह पे रहेगा। तो देखो अगर मैं इसको देखूं, ध्यान देना एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पे एक्स का पॉइंट मान कितना होगा, 100%, 100% यहाँ पे पूरा वेपर आ गया। मतलब अब यहाँ पे क्या है, पानी नहीं है, मिक्सचर ऑफ वेपर। इधर जाते जाएंगे, घटते जाएगा घटते जाएगा, और इस जगह पे क्या होगा, एक्स का मान 0, इस जगह पे एक्स का मान 0, ठीक है, इस जगह पे एक्स का मान 1, ठीक है। और इधर, और इधर ध्यान दोगे तो इस जगह पे एक्स का मान लो 0.1, और इस पे एक्स का 0.9। तो अलग अलग पीछे आते जाओगे तो
घटते जाएगा एक्स का मान। यहाँ पानी बनेगा तो पानी, और कितना सूखा है वो बताता है एक्स। कितना सूखा है, पूरा सूख रहा है कब, जब यहाँ पे आएगा वेपर वाले में, गैस पे, और इधर करते जाओगे थोड़ा लिक्विड बढ़ते जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू घटते जाएगी, और एक जगह आएगा जहाँ प्योर लिक्विड है वहां जीरो। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जहां पे प्योर लिक्विड मतलब एक्स का वैल्यू देखो, मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर होता है, ठीक है। तो अगर वेपर बिल्कुल खत्म हो गया, गल खत्म हो गया मतलब एक्स का मान जीरो, ठीक है, किस जगह पे, एफ वाले पे, ठीक है। मतलब एक्स का मान जीरो कब होता है, कहां होता है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में, ठीक है। क्या होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में, मास ऑफ वेपर जीरो होता है, इसीलिए जीरो हो जाएगा। आया समझ में, वेपर यहाँ पे जीरो, तभी तो ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर ये होता है। अब देखो, एट सैचुरेटेड वेपर कर्व पे, ठीक है, एट सैचुरेटेड वेपर कर्व में या लाइन में बोलेंगे कि मास ऑफ लिक्विड जीरो हो जाता है। जब जीरो हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला लाइन में पूरा इस कर्व में क्या होगा, एक्स का वैल्यू वन, पूरा इस कर्व में क्या होगा, एक्स का वैल्यू जीरो। हो गया नोट। अब पूरा कहानी जो रहेगा वो मिक्सचर का चलेगा, मिक्सचर मतलब इसके बीच के हिस्से का, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर रहे। चलिए, मान लो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, छोटा वाला वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मुझे अगर बीच का चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, कहीं बीच का, ठीक है, तो बीच का वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए आप देखेंगे कि इस जगह को बोलते हैं हम लोग एफ, इस जगह को बोलते हैं हम लोग जी, इस जगह को बोलते हैं एफ, उस जगह को जी, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस जगह का अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा क्या देगा मेरे को, वीजी, और ये वाला जो हिस्सा है ये, चलो कंफ्यूज हो रहे हो, फॉर्मूला याद करो, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग इस पे, मेरे को पता है। ये यहां तक समझ में आया, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर पूरा एक बार, फिर हम लोग धीरे से हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। हो गया नोट तो बता दीजिए, फिर मैं इसको हटा के आप लोगों को शुरू से तरीके से इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग के बाद का प्रश्न।
ड्राइनेस फ्रैक्शन तो समझ में आ गया, हाँ बीच का चीज है। तो देखो टी है और एच है, पता है टी एस और एच जो है एक ही वो में होता है ना। ये बीच का अपने को कहानी देखना है, ठीक है। ये हिस्सा और ये हिस्सा एच है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा को क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे हम लोग, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे एच, ये वाले को बोलेंगे एफ है, और ये वाला जो है मेरा जी, ठीक, इसको बोलेंगे एच एफ, ठीक है। यहां से यहां तक एच एफ है, और यहां से लेके यहां तक इसको बोलेंगे एच जी। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अगर आपको बोला कहीं बीच का निकालो जी एच, कहीं बीच का निकालो, तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक, ठीक है, क्योंकि इस जगह का कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ एनी सर्टेन वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, इस जगह कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, मतलब एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू होगा, मतलब कितना वेपर है कितना लिक्विड है इससे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का निकालना है, पॉइंट नंबर 1 का, ठीक है, अगर पॉइंट नंबर 1 का मेरे को H1 निकालना है, तो H1 क्या है, यहां से लेके यहां तक H1 है, ये हो जाएगा मेरा H1। आया समझ में? तो H1 क्या है, HF, H1 क्या हो जाएगा HF प्लस, ये टोटल है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपको क्या पता है HFG है, दिख रहा है HG माइनस HF, HFG क्या है HFG क्या है HG माइनस HF, ये चीज ध्यान दीजिए। ये बीच का हिस्सा क्या है HG माइनस HF, तो इसी इसी हिस्से का कितना x मल्टीप्लाई कर देना है वो आ जाएगा ये। तो ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एफ जी, एक्स एच एफ जी, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एच एफ जी, ठीक है। या फिर बोलोगे H1 इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच जी माइनस एच एफ। एक्स क्या है, कितना परसेंट बताता है, ये क्या है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन बताती है, कितना बताता है ना। तो एक्स की वैल्यू से पता चलता है कि कितना पानी है कितना लिक्विड है, और ये तो मेरा पूरा का पूरा ये वाला बीच का हिस्सा है, और ये हिस्सा एक्स एच एफ जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स है, तो इसके हिसाब से ये डिफाइन होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्योंकि अगर ये मान, अगर ये मान मान लो, ये मान अगर मेरा H1 है, इस जगह पे मतलब इस पॉइंट को अगर मैं 1 पॉइंट मान रहा हूं, तो 1 पॉइंट पे क्या होगा, कुछ ना कुछ 1 पॉइंट पे क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्लूइड भी होगा, कुछ ना कुछ गैस भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ लिक्विड भी होगा, कुछ ना कुछ गैस भी होगा, ठीक है। या फिर बोलेंगे वेपर और लिक्विड होगा। 1 पे क्या है, मैंने क्या बोला है, दोनों होगा, लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है, तो लिक्विड कुछ ना कुछ लिक्विड है, थोड़ा मोड़ा गैस, तो दोनों के हिसाब से तो HF तो आ गया, ठीक है। और HG, दो HG होता है, और यही HG जो है आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन का, G का मतलब क्या है कितना सूखा, X का मतलब कितना सूखा, X क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन, X क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो कितना सूखा है ये बता देगा। तो HF, इसको टोटल एंथैल्पी लिख लो H1,
इज इक्वल टू HF प्लस क्या हो जाएगा Hg x Hg माइनस HF। वही चीज बार बार बता रहा हूं, लेकिन आप लोग को मत सोचो ज्यादा, बस ये फॉर्मूला याद रखो, खत्म। बीच का हिस्सा बस ये याद रखिए। उसी तरीके से V1 भी क्या होगा VF प्लस एक्स VFG, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी S1 इज इक्वल टू SF प्लस एक्स SFG। सबका फॉर्मूला रटने, सब एक ही तरीके से डिफाइंड है, एक ही तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से ये H1 की वैल्यू, इसमें S क्या है स्पेसिफिक एंट्रोपी है, V क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसको फर्दर और लिख सकते हैं VF प्लस एक्स VF माइनस VG माइनस VF, इसको लिख सकते हैं SF प्लस एक्स ठीक है। तो सारा फॉर्मूला एक ही दिख रहा है, रटने की जरूरत नहीं, HF प्लस एक्स HFG लिख लो, बीच का हिस्सा वही हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी स्पेसिफिक एंट्रोपी फॉर्मूला, ठीक है। और अगर इंटरनल एनर्जी बोला तो इंटरनल एनर्जी का भी वही फॉर्मूला, U1 प्लस ठीक है। फॉर्मूला रट्टू मेरे को पता है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं, थोड़ा सा सोचने में लगेगा समय, क्योंकि ये चैप्टर है बड़ा, इसको अगर अगर लेके जाना है तो उस हिसाब से चलना है अपने को, लेकिन अभी जितनी जरूरतें हैं उतने ही काम करना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा बीच का, है ना, इसको क्या बोलेगा रीजन का एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। वेट रीजन का एंथैल्पी HF प्लस एक्स HFG, बस इतना याद रखना, ठीक है। अगर x की वैल्यू दी रहेगी तो डायरेक्ट डाल के आप निकालेंगे, ठीक है, दिक्कत है नहीं इसमें। हम लोग बाद में इसके ऊपर एक आध दो चार क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं। वेट रीजन का एंथैल्पी, वेट रीजन का स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेट रीजन का एंट्रोपी, वेट रीजन का इंटरनल एनर्जी, यू क्या है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ठीक है, पर केजी में। स्पेसिफिक मतलब पर केजी, ठीक है। जैसे कि हमारा H है, किसमें होगा किलो जूल पर केजी, ओके, ठीक, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका इतना है। अब एंथैल्पी ऑफ वेरियस पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग का और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में एंथैल्पी ऑफ वेरियस पॉइंट्स, जितना अलग अलग पॉइंट्स के लिए एंथैल्पी क्या क्या है, जैसे कि वेट रीजन के लिए एंथैल्पी क्या है, सुपर हीटेड रीजन के लिए क्या है ना, सबकूल्ड रीजन के लिए क्या है, उसी तरीके से एंट्रोपी पढ़ेंगे अलग अलग रीजन के लिए, वेट रीजन के लिए एंथैल्पी क्या है, इसके लिए क्या है, ये सब चीज को, ठीक है। रीजन वाला है, सारा कहानी है, जितना वेट रीजन का ये वाला हिस्सा है, ठीक।
कि कुछ नहीं। और हम लोग अब सुपर हीटेड के लिए अलग लगेगा और सब कूल्ड के लिए अलग लगेगा। तो आपको जब पूछे वेट रीजन तो डायरेक्ट HF प्लस एक्स HFG, चाहे जितना भी आपका वॉल्यूम, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा घुसेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इतना बस याद रखो आप, वेट रीजन का है ये कंडीशन पूरा। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही आज की क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी का ही आगे का हिस्सा को लेके। उसके साथ ही जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे और मेहनत करते जाइए। कुछ समय के बाद 3 से 4 दिन के अंदर टेस्ट लूंगा, इसलिए आप लोग रिवीजन करिएगा, है ना। चलिए, गुड डे, चलिए रखते हैं।